हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के परिणामों के बारे में, दूसरे विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में। आपको ध्यान होगा कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में और समाप्त हुआ था 1918 में, और यह इतना विनाशकारी था कि लोगों ने दुआ की और उम्मीद भी बांधी, स्पेशली लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से, कि आने वाली पीढ़ियों को अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसा कोई नया विनाशकारी युद्ध देखने को न मिले। लेकिन आप जानते हैं केवल 20 साल, केवल 2 दशक बाद एक बहुत भयानक, उससे भी भयानक युद्ध हमारे सामने खड़ा था, जो इतिहास में उसके जैसा विनाशकारी युद्ध कभी नहीं हुआ था। पहले विश्व युद्ध में 2 करोड़ के आसपास मौतें हुई थी, सैनिक और असैनिक, और इसमें कहते हैं कि 5 करोड़ के आसपास लोग मरे, और जो आर्थिक क्षति हुई उसको तो छोड़ दीजिए। यहाँ एक बैकग्राउंड के लिए समझिए कि यह जो शुरुआत हुई वह हुई थी 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने क्या किया था, जर्मनी ने आक्रमण किया था पोलैंड में। इसकी शुरुआत हुई जर्मनी के द्वारा और इसका अंत हुआ ठीक 6 साल बाद 2 सितंबर 1945 को, जब जापान ने आत्मसमर्पण किया किसके समक्ष, यूएसए के समक्ष, अमेरिका के समक्ष। तो आप देख रहे हैं कि 6 साल यह युद्ध चला और इस युद्ध में 2 गुट थे। एक गुट को हम कहते हैं एलाइज फोर्सेस यानी मित्र राष्ट्र, और इसमें कौन था, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, फिर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ये दोनों बाद में 1941 में ये इन्वॉल्व हुए। कब, जब अमेरिका पर दिसंबर में जापान ने पर्ल हार्बर पे आक्रमण कर दिया और 22 अक्टूबर 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पे आक्रमण कर दिया। तो एंट्री होती है अमेरिका और सोवियत संघ की। दूसरा जो गुट था जिसको हम कहते हैं एक्सिस फोर्सेस यानी धुरी राष्ट्र, इसमें 3 मुख्य थे, जर्मनी, जापान और इटली। ये 3 मुख्य थे, यहाँ हिटलर और यहाँ मुसोलिनी। तो इन 2 गुटों के बीच ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध ने जो 6 वर्षों तक चला, उन सभी परिस्थितियों को जिसके आधार पे 19वीं शताब्दी, आप ये भी कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी का जो फर्स्ट हाफ था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले जो सिनारियो थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जिसके आधार पे सिस्टम बना हुआ था, वह पूरी तरीके से बदल गई। यानी वे परिस्थितियां बदल गई जिनके आधार पे इंटरनेशनल सिस्टम काम कर रहा था, और इसलिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जन्म होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी, यानी 2 देशों के बीच संबंध भी बदल गए। आइए हम देखते हैं एक एक करके उन परिणामों को कि इनके परिणाम क्या रहे। और पहला जो परिणाम हम देखेंगे उसको आप कह सकते हैं यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। इसके पहले आप देखेंगे कि जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वह क्या थी, यूरोसेंट्रिक थी, यूरोप से संचालित होती थी। जो ड्राइविंग फोर्स थी इंटरनेशनल रिलेशन की, वह क्या था, यूरोप था। और आप ये भी कह सकते हैं कि यूरोप के देशों के आपसी संबंध ही विश्व संबंध या अंतर्राष्ट्रीय संबंध माने जाते थे। इनके रिलेशन ही सब कुछ थे, बाकी जो हमारे जैसे देश थे वो तो गुलाम थे। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनकी भूमिका कुछ भी नहीं थी। तो आप एक सेंटेंस में कहेंगे कि जो यूरोप केंद्रित इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उसका क्या हो गया, अंत हो गया। अंत किस रूप में हुआ, इस युद्ध में आप देखेंगे कि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका
और सोवियत संघ विजयी राष्ट्र थे, इधर जर्मनी, जापान और इटली थे। लेकिन इस युद्ध के बाद फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और जापान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। जापान यद्यपि एशिया में है, लेकिन आप कहेंगे कि फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जर्मनी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। इनकी आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई, इनका जो मिलिट्री पावर था वह ध्वस्त हो गया। और जब आप आर्थिक और सैनिक दृष्टि से कमज़ोर हो जाते हैं तो क्या होता है, आपके प्रभुत्व का अंत हो जाता है। और एक और चीज़ आप जानिए कि पावर वैक्यूम नहीं होता, न घर में होता है, न समाज में होता है और न इंटरनेशनल रिलेशन में होता है। तो जब यूरोपीय प्रभुत्व का अंत हुआ तो जाहिर सी बात है कि उस वैक्यूम को पूरा करने के लिए एक दूसरी व्यवस्था को आना था, एक दूसरी पावर को आना था। और इस दूसरे चेंज को हम कहते हैं कि विश्व का द्विध्रुवीकरण और शीत युद्ध। तो दूसरा परिणाम यह हुआ कि अब जो वर्ल्ड था वह बाइपोलर हो गया, यानी कि द्विध्रुवीकरण हुआ विश्व का। और इस दो जो ध्रुव बने उसका एक सेंटर था अमेरिका, कौन, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा बना यूएसएसआर, जिसको हम कहते थे उस समय सोवियत संघ। ये दो गुट बने। ध्यान रखिए, हम यहाँ बता रहे हैं कि अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ मिलकर के जर्मनी, जापान और इटली से लड़ रहे थे। लेकिन एक साथ रहने के बाद भी, एक खेमे में रहने के बाद भी इनमें आपसी विश्वास नहीं था, ये मित्र नहीं बन पाए। और उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि जो अमेरिका था वह पूंजीवादी गुट का नेता बना और जो यूएसएसआर था यह साम्यवादी गुट का नेता बना। और चूंकि पूंजीवाद साम्यवाद का विरोध करता है और साम्यवाद पूंजीवाद का विरोध करता है, तो यह अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई हो गई। और इस विचारधारा की लड़ाई को ही हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोल्ड वार। अब आप पूछेंगे कि इसको कोल्ड वार क्यों कहते हैं? कोल्ड वार इसलिए कहते हैं कि 1945 के बाद इन्होंने प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं लड़ी। अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने युद्ध नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ये अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को घेरने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए चूंकि युद्ध तो हो रहा है लेकिन खुलकर नहीं हो रहा, ठंडा युद्ध हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं शीत युद्ध। लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाती है। और यदि आपको याद होगा तो 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार, वह बर्लिन की दीवार जो जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 2 हिस्सों में बांट देती थी, उसका पतन हुआ। और यहीं से माना जाता है कि जो सोवियत ब्लॉक है उसका पतन शुरू हुआ। और अंततः 26 दिसंबर 1991 को जो सोवियत संघ है उसका क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है। और उसकी जगह पे 15 स्वतंत्र राष्ट्र जन्म लेते हैं। और ये माना गया इंटरनेशनल रिलेशन में कि शीत युद्ध का अंत हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि शीत युद्ध का अंत नहीं हुआ, कोल्ड वार इज स्टिल गोइंग ऑन। कैसे? यदि आप देखेंगे जो अरब इजराइल का जो इस समय फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष के रूप में चल रहा है, यहाँ शीत युद्ध का प्रभाव आप देख सकते हैं। उससे भी ज़्यादा क्लियर आप देखना चाहें तो रसिया, जो सोवियत संघ का मेन उत्तराधिकारी माना जाता है, रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वह एक प्रकार से उसी गुटबंदी का एक नज़ारा पेश कर रहा है। तो शीत युद्ध चल रहा है, यद्यपि उस तरीके का उसका प्रभाव और क्षेत्र नहीं है जैसा कि 1945 के तत्काल बाद देखने को मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो एक नया चेंज आता है और स्पेशली मिलिट्री के एरिया में, वह यह कि हम ट्रेडिशनल यानी कि जो परंपरागत युद्ध था उसके स्थान पे
एक नई चीज, एक नए युग में प्रवेश करते हैं जिसको हम कहते हैं एटॉमिक एज या परमाणु युद्ध का युग। इसने दुनिया को बांट दिया। आप कहिए कि आज तक के इतिहास को, वारफेयर के इतिहास को दो भागों में बांट दिया, प्री एटॉमिक एज और एटॉमिक एज। और इसको इसीलिए हम कहते हैं क्या, एज ऑफ ओवर किल। मैक्स लर्नर ने कहा है कि यह अति मारकता का युद्ध है। पुराने सिस्टम में क्या था, बंदूक से एक आदमी को एक बार में मार सकते थे, ग्रेनेड से एक या दो लोगों को मार सकते थे। लेकिन आप जानते हैं कि 6 अगस्त को अमेरिका ने क्या किया कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया, जिसमें 7.5 लाख लोग मारे गए थे और 90% जो बिल्डिंग्स थी हिरोशिमा की वह ध्वस्त हो गई। फिर 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पे बम गिराया गया और वह विमान था B-29। और इतना ये स्तब्धकारी था, इतना आश्चर्यजनक था कि जापान को तो कुछ समझ में नहीं आया कि करें क्या, और अंततः इसीलिए 14 अगस्त को उसने समर्पण कर दिया। ये अलग बात है कि ऑफिशियली वो समर्पण 2 सितंबर को होता है। और इस तरीके से इतने ब्रॉड लेवल पे जहां 7.5 लाख लोग एक शहर के मारे जा रहे हैं, इसी को मैक्स लर्नर ने कहा एज ऑफ ओवर किल। तो एक नया युग शुरू होता है, परमाणु युद्ध का युग। शुरू में आप जानते हैं कि यह यूएसए यानी अमेरिका के पास था। उसके तत्काल बाद सोवियत संघ के पास ये कैपेसिटी आ गई। फिर यह यूके यानी ब्रिटेन के पास, फिर यह चाइना के पास और फ्रांस के पास भी आ गया। तो एक प्रकार से जो शुरू में केवल यूएसए के पास एटॉमिक पावर था, वह सोवियत संघ, और सोवियत संघ की जगह आज क्या है, आज है रूस। तो इसके पास उसके सारे एटॉमिक पावर भी। लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं रहा। इसमें आप जानते हैं कि भारत, पाकिस्तान और एक सीमा तक माना जाता है कि ईरान के पास भी है, इजराइल के पास है और उत्तरी कोरिया के पास भी परमाणु बम की कैपेसिटी है। लेकिन हम बाकी सबको छोड़ दें तो यूएसए और रसिया के पास इस समय इतनी कैपेसिटी है कि वे पूरी दुनिया को कई बार नष्ट कर सकते हैं। ये अलग बात है कि दोबारा नष्ट करने के लिए वो खुद भी नहीं बचेंगे। इसलिए इस परमाणु युग का 2 अंतर्विरोधी परिणाम हुआ। एक तो यह कि हमेशा युद्ध की छाया बनी रहती, जो ईएचकार कहता है कि एक युद्ध की शैडो हमेशा घेरती रहती है पूरी दुनिया को, कि आज युद्ध हो जाएगा, कल युद्ध हो जाएगा, जैसा कि यूक्रेन और रसिया के युद्ध में हो रहा है कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। और दूसरा ये कि चूंकि इसमें मालूम है कि मैं नष्ट होऊंगा, आप भी नष्ट हो जाएंगे, यानी दोनों पक्ष नष्ट हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, डेटरेंट का काम किया। यानी इसने कहा कि नियंत्रण करो भाई, लड़ोगे तो तुम भी मर जाओगे, सामने वाला तो मरेगा ही। इसलिए उसके बाद कभी परमाणु बम का उपयोग नहीं किया गया। चौथी चीज जो हुई वह हुआ नए राष्ट्रों का उदय। यह सेकेंड वर्ल्ड वार आत्मनिर्णय और लोकतंत्र के नाम पे लड़ा गया था। और इसने क्या किया कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का अंत कर दिया। ये दोनों चीज़ें खत्म हुई तो नए राष्ट्रों का क्या हुआ, उदय हुआ। और ये राष्ट्र कहाँ थे, ये एशिया में थे, जैसे कि हम ये अफ्रीका में थे, ये दक्षिण अमेरिका में, जिसको आप लैटिन अमेरिका कहते हैं, उसमें ये देश थे। और ये स्वतंत्र होते चले गए। मित्रों याद रखो कि हम जो 1947 में आज़ाद हुए, यदि सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं होता, ब्रिटेन इतना कमज़ोर नहीं होता, तो हम आज़ाद होते। लेकिन शायद 47 में नहीं होते, वो 57 हो सकता था, 67 हो सकता था, 10-20 साल और लग जाते। लेकिन इस युद्ध ने नए राष्ट्रों को जन्म दिया। आप कह सकते हैं कि यह लोकतंत्र और स्वतंत्रता दोनों का सूर्योदय था।
एक पांचवी चीज आप कह सकते हैं गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता का जन्म, ये बड़ी अच्छी चीज हुई थी। हो क्या रहा था कि पूरी दुनिया दो गुट में बट रही थी, एक यूएसए की तरफ था और दूसरा सोवियत संघ की तरफ। लेकिन ये जो नए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम ना अमेरिकन गुट में शामिल होंगे, न सोवियत संघ के ब्लॉक में शामिल होंगे, हम तो एक अलग गुट बनाएंगे। और इस थर्ड वर्ल्ड देशों ने ही गुट निरपेक्षता को जन्म दिया। और यदि आपको ध्यान होगा तो 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ और 2024 में अभी युगांडा में इसका सम्मेलन हुआ। और उस समय इसमें मात्र 25 राष्ट्र हुआ करते थे, जो बढ़ करके आज की डेट में नाम में यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद सबसे बड़ा यदि कोई संगठन है तो कौन है, वह गुट निरपेक्ष आंदोलन है। संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में कितने लोग हैं? यूएनओ में आज की डेट में 193 राष्ट्र हैं और गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 राष्ट्र हैं। तो एक नई पॉलिटिक्स शुरू हुई, जो न तो यूएसए के पीछे चलने वाले थे और न तो सोवियत संघ के। इन्होंने अपना एक रास्ता चुना जिसमें 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण थे, इजिप्ट यानी मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के टीटो और अपने पंडित नेहरू। तो इन्होंने मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। और एक आखिरी बात जो इसमें आप जोड़ सकते हैं वह है नया त्रिकोण। नया त्रिकोण जन्म लिया। और यह नया त्रिकोण क्या था? यह नया त्रिकोण था अमेरिका, सोवियत संघ और तीसरा था चीन। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये दोनों अपने को साम्यवादी देश कहते थे, लेकिन जब प्रभुत्व की लड़ाई शुरू हुई तो चाइना सोवियत संघ के खिलाफ खड़ा हुआ 1969 के आसपास। तो इनमें झड़प भी हुई। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अमेरिका, सोवियत संघ और चीन में एक नया त्रिकोण पैदा होता है जो एक दूसरे का विरोध करते हैं। यह केवल और केवल वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने की बात थी। तो जो द्विध्रुवीय व्यवस्था थी वह एक प्रकार से त्रिध्रुवीय व्यवस्था में तब्दील होती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं, और स्पेशली आज की डेट में आप देखें तो इंडिया एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर रहा है। उधर साउथ अफ्रीका एक पावर के रूप में उभर रहा है और ब्राज़ील की भी चर्चा होती है। तो ये भी एक नए सेंटर के रूप में उभर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो द्विध्रुवीय व्यवस्था शुरू हुई थी और 1991 के बाद एकाएक लग रहा था कि एक धुरी जिसमें अमेरिका का प्रभुत्व है वह स्थापित हुई थी, वह 3 ध्रुवों वाली व्यवस्था और वर्तमान में बहुकेंद्रवाद के रूप में इस्टेब्लिश होती दिख रही। तो ये कुछ मेजर परिवर्तन हैं, डेवलपमेंट हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद होते हैं। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।